19वीं सदी के आते आते तक मराठा एम्पायर काफ़ी कमज़ोर होने लगा था और देश में ब्रिटिश एम्पायर पैर पसार रहा था। मराठा के पेशवास ब्रिटिश राज के सामने काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उस समय का हिंदू समाज जातिवाद, पितृसत्ता और अंधविश्वास जैसे पाखंड में डूबा हुआ था। उस समय से बहुत से समाज सुधारक हुए जिन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंड जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उनमें से एक थे ज्योतिबा फूले। तो आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों कहानी ज्योतिबा फूले की। पेशवाओं के शासनकाल में दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए हालत बद से भी बदतर थी। बी आर अम्बेडकर अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि पेशवाओं के शासनकाल में जिस रास्ते पर कोई सवर्ण या ऊंची जाति का हिंदू चल रहा हो तो उस रास्ते पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को आदेश था कि अपनी कलाई में या गले में एक काला धागा बांध कर रखें ताकि कोई ऊंची जाति का हिंदू उन्हें गलती से छू ना ले और अपवित्र ना हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए आदेश था कि कमर में झाड़ू बांध कर चले ताकि उनके पैरों के निशान मिट से जाए और कोई ऊंची जाति का या सवर्ण हिंदू उनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो जाए। और तो और अपने गले में हांडी बांध कर चले और थूकना हो तो उसी में थूके, ना कि जमीन पर, ताकि किसी हिंदू का पैर उस पर ना पड़े और वो अपवित्र ना हो जाए। सुबह और शाम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि तब परछाई लंबी होती है ताकि किसी ऊंची जाति के हिंदू पर वो परछाई ना पड़े और वो अपवित्र ना हो जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है ज्योतिबा के दादा शेट्टीबा से, जो ओरिजिनली मराठा एम्पायर के गढ़ रहे सतारा के कटगुंड नाम के गांव से थे। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते अपने 3 बेटों के साथ रहने के लिए वो पूना आ गए थे, जहां एक फूल वाले ने शेट्टीबा के 3 बेटों को अपने यहाँ काम पर रख लिया। बाजीराव इनके काम से इतना प्रभावित हो गए कि इन्हें 35 एकड़ जमीन दे दी इनाम के तौर पर, और वो भी टैक्स फ्री। आगे चलकर शेट्टीबा के बेटे गोविंद राव ने चिमनाबाई से शादी कर ली और 11 अप्रैल 1827 को जन्म हुआ ज्योतिबा फूले का। कुछ समय के बाद चिमनाबाई की डेथ हो जाती है जब ज्योतिबा सिर्फ 1 साल के थे। गोविंद राव को उनकी बिरादरी वालों ने समझाया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन गोविंद राव ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया और सगुणाबाई क्षीर सागर ने ज्योतिबा की देखभाल करी और उन्हें बड़ा किया। कुछ साल बीते और ज्योतिबा बड़े हुए और अब बारी आई उनके पढ़ने लिखने की। टाइम पे लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और ज्योतिबा भी एक माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि एक शूद्र कास्ट थी। पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के पास था और जो भी अपर कास्ट के पंडित होते थे वो अपने घर में ही सिर्फ अपर कास्ट के बच्चों को ही पढ़ाते। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और समय आया ब्रिटिश राज का, और यही वो टाइम था जहां पर गवर्नर विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को ये अनाउंस किया कि अब भारत की एजुकेशन सिस्टम बदली जाएगी और अब इंडियंस को भी यूरोपियन लिटरेचर और साइंस का एजुकेशन दिया जाएगा। इसके लिए पूना में बहुत सी जगहों पर अंग्रेजी मिशनरी स्कूल खोले गए, जिसकी वजह से अब लोअर कास्ट के बच्चों को भी एजुकेशन का एक्सेस मिलने लगा। 7 साल की एज में ज्योतिबा को उनके पिता ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक मिशनरी स्कूल में भेजा, जहां उन्हें पहली बार जिंदगी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। जहां कुछ अपर कास्ट के लोगों को लोअर कास्ट के बच्चे पढ़े ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो उन लोअर कास्ट बच्चों का नाम स्कूल से कटवा देते थे। इसी कारण के चलते ज्योतिबा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अब वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। स्कूल छूटने के बावजूद भी पढ़ने लिखने में उनकी लगन बनी रही, जहाँ वो दिन में खेतों में काम करते और बाकी का समय पढ़ने लिखने में लगाते। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज बहुत ही आम बात हुआ करती थी समाज में। 14 साल की एज में ज्योतिबा की भी शादी करवा दी जाती है सावित्रीबाई फुले से, जिनकी एज सिर्फ 8 साल थी। शादी हो जाने के बावजूद भी ज्योतिबा का पढ़ना लिखना शुरू रहा। ज्योतिबा दिन के समय खेतों में काम करते और रात के समय दिए की रोशनी में पढ़ाई करते। ज्योतिबा की पढ़ने की लगन देख उनके 2 पड़ोसी गफार बेग और पादरी लेजिस ने गोविंद राव को कन्विंस किया कि वो ज्योतिबा को आगे पढ़ने दे। आखिर में साल 1841 को ज्योतिबा को एक स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल में भेजा गया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहां उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करी महज 20 साल की उम्र में। इसी टाइम के दौरान उन्होंने बहुत से यूरोपियन लिटरेचर्स पढ़े, बुद्ध का दर्शन पढ़ा, संत कबीर, गुरु नानक, गीता, उपनिषद और पुराण जैसे कई हिंदू स्क्रिप्चर्स भी उन्होंने पढ़े। शिवाजी महाराज से लेकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन और जॉर्ज वॉशिंगटन को भी उन्होंने पढ़ डाला, जिनमें वो सबसे ज्यादा थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे। हिंदू धर्म में जो सोसाइटिकल हायरार्की थी और कास्टिज्म जैसी बुरी चीजें थी, इन सब चीजों के लिए उनके मन में विद्रोह पैदा होने लगा। ज्योतिबा के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया 1848 को, जहां वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे। लेकिन कुछ अपर कास्ट के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक शूद्र ब्राह्मणों की शादी में कैसे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक शूद्र ब्राह्मणों की बारात में कैसे आ गया। माली का बेटा है तो घर जाके फूल बनाए, यहाँ हम ब्राह्मणों की शादी को अपवित्र करने क्यों आ गया। और इस तरह ज्योतिबा को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। इस तरह ज्योतिबा को उस समय की हिंदू समाज की सबसे हार्श रियलिटी का पता चला, कास्टिज्म। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ज्योतिबा को उस सदी का सबसे महान सोशल रिफॉर्मर बनाया।
और वो अपमान ना हुआ होता तो शायद ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फूले ना बन पाते। अपर कास्ट के लोगों का लोअर कास्ट के लोगों के साथ अत्याचार हो या फिर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार या फिर समाज में फैला हुआ अंधविश्वास हो, ये सब उस समाज में आम बात थी। ज्योतिबा ने इन सभी कुप्रथाओं और मान्यताओं को मिटाने और सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन को दी। शुरुआत उन्होंने अपने घर से की, सावित्रीबाई फुले को एजुकेट करके। इसी समय 1848 को उनकी मुलाकात हुई अपने दोस्त गोविंद से। उनके साथ एक क्रिश्चियन पादरी सिंथिया फरार भी थी, जिनका एक मिशनरी स्कूल चलता था अहमदनगर में। बस इसी से इंस्पायर होकर ज्योतिबा फुले ने 1 जनवरी 1848 को पूना के बुधवारपेट के भीड़वाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल ओपन किया और सावित्रीबाई फुले ने एज ए टीचर पढ़ाना शुरू किया। इस टाइम पे सावित्रीबाई फुले की एज सिर्फ 18 साल थी। 1851 आते आते तक ज्योतिबा फुले ने 3 स्कूल खोले थे महिलाओं की शिक्षा के लिए। उसी साल ज्योतिबा फुले ने पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले, खासकर कि महार और मांग समुदाय के बच्चों के लिए भी। लेकिन इन सब चीजों के लिए उन्हें बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें धमकाया और उनका विरोध किया और ज्योतिबा के पिताजी ने उन्हें स्कूल बंद करने के लिए कहा, लेकिन ज्योतिबा नहीं माने, जिसकी वजह से उनके पिताजी ने उन्हें घर से ही निकाल दिया। लेकिन इन सब चीजों का ज्योतिबा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। समाज के बहिष्कार और विरोध से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल जाती तब धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें डराया धमकाया, यहाँ तक कि उन पर पशुमल भी फेंका गया और उनके जाने के बाद रास्ते को गौमूत्र से शुद्ध किया गया। इन सभी घटनाओं के बावजूद भी सावित्रीबाई ने लड़कियों और अछूतों को पढ़ाना जारी रखा, जैसे कि बाल विवाह, विधवा महिलाओं का सामाजिक निष्कर्षण और भी बहुत सी कुप्रथाएं थी समाज में। विधवा महिलाओं के बच्चों के सर से जब माँ का साया उठ जाता तब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। वो ज्योतिबा फुले ही थे जिन्होंने अनाथ बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पहला अनाथालय शुरू किया। सोसाइटी में विधवा महिलाओं के लिए बहुत ही कड़क और अमानवीय कानून थे, जैसे कि विधवा होने के बाद उनका सर मुंडवाना, ताकि वो देखने में अच्छी ना लगे और कोई पुरुष उनसे आकर्षित ना हो सके। औरतों और सफेद साड़ी पहनने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इन सभी कुप्रथाओं और मान्यताओं के खिलाफ ज्योतिबा ने आवाज उठाई। औरतों और साथ ही साथ उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी काम किया। साल 1873 में ज्योतिबा ने अपनी सबसे फेमस किताब गुलामगिरी लिखी, जिसमें उन्होंने कास्टिज्म की खोखली नींव पर सवाल उठाए और ब्राह्मणिकल सुप्रीमसी का भी खुलकर विरोध किया। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जिसका मकसद था शूद्रों और अति पिछड़ों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, रैशनल बनाना और पंडा पुरोहितों की गुलामी से उन्हें मुक्त करना। सत्यशोधक समाज ने सिर्फ 1 दशक के अंदर समाज में क्रांति की लहर ला दी, जिसके चलते समाज के एक बड़े तबके ने शादी ब्याह नामकरण जैसी चीजों के लिए पंडा पुरोहितों को बुलाना बंद कर दिया। तब समाज के ठेकेदारों ने लोगों को डराया कि बिना संस्कृत भाषा के आपकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी। तब ज्योतिबा फुले ने लोगों को संदेश दिया कि जब तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में ईश्वर तक प्रार्थनाएं पहुंच सकती है, तो फिर अपनी मातृभाषा में ईश्वर तक प्रार्थनाएं क्यों नहीं पहुंच सकती। ज्योतिबा फुले ने उस टाइम के सभी सोशल इविल्स के खिलाफ जमकर आवाज उठाई, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ वेदास को भी नहीं छोड़ा। ज्योतिबा फुले ने वेद नीति को भेद नीति कहकर उनकी खुलकर आलोचना की और प्राचीन भारत में बुद्धा ने जो सोशल रिफॉर्म्स लाए थे उसकी तारीफ की। ज्योतिबा फुले पर शिवाजी महाराज का बहुत ही प्रभाव था और वो ज्योतिबा फुले ही थे जिन्होंने रायगढ़ जाकर शिवाजी महाराज की गुमनाम समाधि को खोजा और उसकी मरम्मत करवाई। इस कदर समाज में सोशल रिफॉर्म्स लाने के बाद, महिलाओं, दलित और अति पिछड़ों के कल्याण के लिए कार्य करने के बाद 1828 में ज्योतिबा फुले को लकवा मार गया और 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में ज्योतिबा की डेथ हो गई। और उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 1851 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, जिन्होंने बुद्ध और संत कबीर के बाद ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना। तो ये था सदी के सबसे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का जीवन।